चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा एसएससी जीडी 2023-24, ठीक है। इसके कुल पद जो आपके सामने हैं यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो 75,768 कुल पद हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है ना। आपके तैयारी के हिसाब से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपकी आई है। तो मैथ्स हम लोग यहाँ आज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। पहला प्रैक्टिस सेट आज रहेगा मैथ्स का, है ना। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन लेंगे। पूरे एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहता है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम है वो कुल कितने मार्क्स की रहती है, कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्ट रहते हैं, क्या सिलेबस रहता है। तो सबसे पहले आप लोग ये दिमाग में बैठाइएगा कि 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, जिसमें एक सबसे पहला है आपका मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका जीके जीएस, है ना, और चौथा सब्जेक्ट आपका रहेगा लैंग्वेज का, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने रहेंगे इनके। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन हर एक पोर्शन से आपके आएंगे। इन दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, आपको जो ठीक लगता है। ग्रामर बेसिकली पूछी जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करें कि इन क्वेश्चन के नंबर कितने रहेंगे, कितने कितने मार्क्स के ये रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहेंगे। ये 20 क्वेश्चन 40, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके आएंगे 80 और आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं वो रहेंगे 160, ठीक। ये रहा आपका टोटल सिलेबस के ये सब्जेक्ट आने हैं, है ना, इतने इतने मार्क्स के आने हैं, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। एक और चीज बहुत सारों के मन में ये भी रहता है कि पिछली बार का कट ऑफ कितना था, ठीक है। ये भी दिमाग में सभी के चलता होगा, है ना, थोड़ा सा इस तरीके से कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था, है ना। सबके दिमाग में ये भी बहुत चलता है कि कट ऑफ कितना रहता है, कितने नंबर हमको लाने पड़ेंगे, है ना, कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो पिछली बार का कट ऑफ बताऊं आपको, तो जनरल का कट ऑफ गया था 127 से 28 नंबर, है ना। 127 नंबर यानी कि 160 में से 127 नंबर। तो 127 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम कितने क्वेश्चन सही करना होंगे, तो इसका आधा कर लीजिए, 2 छंग 12, 63 क्वेश्चन आपको सही करने हैं 80 में से, ठीक है। तो ये आप मैक्सिमम दिमाग में बिठा के चलिएगा कि 80 में से मुझे 63 क्वेश्चन सही करने हैं, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। अब जनरल के बाद ओबीसी वगैरह, इनमें 2-3 नंबर का फर्क रहा होगा। एससी एसटी में हो सकता है थोड़ा और कम हो, लेकिन ये क्राइटेरिया आपको दिमाग में बिठा के चलना है कि 80 में से 63 नंबर तो मुझे लाने ही लाने हैं। जिसमें से बात करें सब्जेक्ट की, तो कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो रीजनिंग एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 में से 20 आप सही कर सकते हैं, ठीक है। 20 में से 20 सही कर सकते हैं। बहुत बेसिक रीजनिंग आती है जिसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात करें मैथ्स की, मैथ्स में 20 में से 18 क्वेश्चन नॉमिनल आते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप 2-3 महीने भी अच्छे से तैयारी कर लें तो 18 क्वेश्चन आपके वैसे ही बन जाएंगे। हिंदी अगर आप चूज करते हैं तो 20 में से आराम से आप 18 से 19 नंबर आप ला सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 18, 18 दूनी 36, 18 54 नंबर यही हो गए हैं। 2 और बढ़ा दे तो 56 नंबर तो वैसे ही हो रहे हैं, ठीक है। बात करें जीके जीएस की, थोड़ा बहुत भी आप पढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन आप ला सकते हैं। 56 से 66 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करें तो बहुत बेहतर तैयारी करके बहुत अच्छे से आप इन 75,000 में से 75,000 में से एक पोस्ट अपने लिए बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिनी टेस्ट। बाकी ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल बता दिया, आपके मन में क्या क्या डाउट, और भी कुछ डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड, आपका कट ऑफ से रिलेटेड जो भी डाउट है आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का मिनी टेस्ट, है ना, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आपके 20 में से आप चेक करिएगा, अगर आपने मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ी है तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 10 से 20 सेकंड का समय आपको दूंगा, क्योंकि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आपको 40 सेकंड से 30 सेकंड का समय मिलेगा हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। 300 अंक की एक परीक्षा में छात्र को 75 अंक मिले, अगर उसने 6 अंक और पाए होते तो वो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत कितना है, यानी कि पास होने के लिए कितने % उसको चाहिए, ये आपको बताना है। कोशिश करिएगा आप लोग।
ठीक है, 300 नंबर की टोटल परीक्षा है, 75 उसको मिल गए हैं, 6 और नंबर उसको मिल जाते तो उसको पास होने जितने परसेंट बन जाते। तो आप लोग बताइएगा पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए। ठीक है, करिएगा कोशिश, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। चलिए, आप लोगों ने किया होगा, लगाया होगा दिमाग, यहाँ पर नजर डालिएगा कि 300 में से उसे 75 अंक तो मिल गए हैं, 75 नंबर तो उसको प्राप्त हो गए हैं, 6 अंक और मिल जाते, यानी कि 75 में 6 और मिल जाते तो उसको 81 नंबर मिलते, जो कि पास होने के लिए सफिशियंट है। तो 81 नंबर मुझे चाहिए कितने में से, टोटल परीक्षा कितने नंबर की है, 300 की, तो कितना परसेंट है ये, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा यहाँ पर हम लोग कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 का इसमें भाग लगाएं तो 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, तो टोटल 27% चाहिए, यानी कि पास उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत कितना है, 27% है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपका 27% होगा, 27% होगा। 2-3 चैप्टर आपको मैं बता देता हूं जो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि मैथ्स में एक ऐसा चैप्टर है जिससे ये क्वेश्चन है, जिसका नाम है परसेंटेज। ये एकमात्र चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इससे बहुत सारे चैप्टर आपके क्लियर होंगे, परसेंटेज, और एक और चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात समानुपात जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये 2 चैप्टर आपको किसी भी हाल में पढ़ना ही पढ़ना है, ये दोनों चैप्टर। ठीक है, इन्हीं से सारे चैप्टर आपके बने हुए हैं, इन्हीं से सारे चैप्टर डिराइव हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर नजर डालेंगे, क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक आयताकार क्षेत्र है, रेक्टेंगल, उसके चारों तरफ घूमने पर 6 किलोमीटर चलता है, जबकि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसका एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, 0.5, 1, 1.5 या 2, बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा। रेक्टेंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करिएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, सॉल्व करना। चलो देखो, तो देखो चारों ओर घूमने का मतलब होता है रेक्टेंगल का, अगर मैं चारों तरफ घूमूं तो एक तरीके से मैं बात पेरीमीटर की कर रहा हूं या परिमाप की कर रहा हूं, और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस बी। ठीक है, तो उसने 6 बता रखा है ना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी पता है, अगर आप 2 से इसको डिवाइड करें तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ रही है, 3 हो रही है। और उसने जो एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई इसका एरिया होता है, एल लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर कितना आ रहा है, 2, यानी कि गुणा करने पर एल इंटू बी करने पर 2 आता है, और जोड़ने पर 3 आता है। तो क्या वो संख्याएं हो सकती हैं, तो अगर मैं 2 और 1 रखता हूं, 2 गुणा 1 तो आपका 2 आता है, और 2 और 1 जोड़ने पर 3 आता है, यानी कि लंबाई इसकी 2 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 1 किलोमीटर है। आपसे क्या पूछा है उसने, लंबाई और चौड़ाई का अंतर या डिफरेंस कितना है, तो 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक वगैरह करते चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कक्षा के 72% 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% छात्रों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित विषय में से कम एक विषय अवश्य लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों, तब तदनुसार कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 200, 240, 250 या 320, बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, चेक करना। ठीक है, 11th में आपने भी सब्जेक्ट लिया होगा ना, मतलब सब्जेक्ट लेते हैं 11th में कोई कोई सा, मैथ्स ले लें क्या आर्ट्स ले लेंगे, फिर अपन देखते हैं अपना दोस्त क्या ले रहा है। दोस्त तो आर्ट्स ले रहा है, इसके बिना कैसे रहूँगा, आर्ट्स ले लो। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर बात करें 72% ने बायो लिया है ना, जबकि 44% ने मैथ्स लिया है। टोटल कितना हो रहा है पता है, 116%।
लेकिन अगर हम बात करें तो कक्षा में 100% छात्र होंगे, ये 16% एक्स्ट्रा है। ये तो ये 16% एक्स्ट्रा वो हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया। तो ये जो 40 लोग हैं ये किसके बराबर है, 16 के बराबर। कुल विद्यार्थी चाहिए तो गुणा किसका करेंगे, 100 का। बस यहां से आप करें 4 से 10 बार, 4 से 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 25 गुणा 10, यानी कि कुल छात्रों की संख्या जो है वो कितनी है, 250 है, 250 है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर जो आप लोगों का बन रहा है वो बन रहा है 250, 250। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। एक मोटर कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। उस निश्चित दूरी तक आने जाने में कुल यात्रा की औसत गति, एवरेज स्पीड क्या रही होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 48 किलोमीटर प्रति घंटा? कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, चेक करना है, सॉल्व करना है, क्या आंसर बन रहा है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज नहीं निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। अगर एवरेज की बात करें 60-40 का एवरेज 50 हो जाएगा, तो 50 इसका आंसर नहीं है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इसका एक निश्चित एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो आप करिएगा 2xy और अपॉन में करिएगा x प्लस वाई। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक्स वाई क्या है, x है आपकी पहली चाल, ठीक है, और y है आपकी दूसरी चाल। ठीक है, अब 2xy का मतलब 2 गुणा x गुणा वाई, यानी कि 2 गुणित 60 गुणा 40, और अगर x प्लस वाई करे तो 60 प्लस 40 यानी कि 100 हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 चौक 24, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। जब भी दो स्पीड दी हुई हो और आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में याद रखिएगा, इससे आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग मूव करते हैं। देखिएगा, समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, पढ़ना ध्यान से। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? 60, 65, 70 या 80? बताइए क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, कोशिश करना। ठीक है, देखो टोटल 3 विषय हैं। मान लीजिए तीनों विषय के नाम ले लेता हूं मैं, ABC, सभी 100-100 नंबर के हैं। 100 नंबर का ये भी है, 100 नंबर का ये भी है, 100 नंबर का ये भी है, टोटल 300 नंबर उसको रहे होंगे। ठीक है, अब पहले विषय में 60% मिले हैं, यानी कि ए में अगर 100 में से 60% मिले हैं, 60 नंबर मिले होंगे। ठीक है, दूसरे विषय में 80% मिले हैं, 100 का 80% 80 होता है, दूसरे में 80 मिले होंगे। अब तीसरे में कितने नंबर मिले कि कुल परसेंट उसके 70 बन जाए? कुल परसेंट 70 बनने का मतलब पता है, 300 का 70% उसको मिला होगा। 300 का 70% कितना होता है? 300 का 70% मतलब 70/100, 100 से 100 खत्म, 3 7 21, 210 नंबर उसको टोटल चाहिए। अब 210 में से उसे 60 और 80 140 मिल चुके हैं, तो 140 मिल चुके हैं तो कितने और मिलने चाहिए? 70 और मिलने चाहिए ताकि 210 हो जाए। तो तीसरे में उसे कितना परसेंट बनाना होगा? तो तीसरे में उसे 70% प्राप्त हुए होंगे, तब जाकर के टोटल 70 नंबर 70% बनेंगे। क्लियर है, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 50 छात्र की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त हुए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए, तो आखिरी छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 60, 70, 80 या 90? बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा। एवरेज वाला चैप्टर है ये, औसत वाला चैप्टर है, सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आपका बन रहा है।
ठीक है, देखो 50 छात्र की कक्षा में 70% अंक प्राप्त हुए, यानी कि अगर 50 छात्र हैं और सबको 70 नंबर मिल रहे हैं तो टोटल हो जाएंगे 5 7 35 और डबल जीरो, टोटल कुल अंक हैं 3500। अब बात करें 25 छात्रों की, तो 25 छात्रों ने 60 अंक प्राप्त किए, तो 25 छंग 150 यानी कि 1500 अंक इन्होंने प्राप्त कर लिए। फिर जो 24 छात्र हैं उन 24 ने औसतन 80 अंक प्राप्त किए, तो कितने कर लिए, 0 8 चौक 32 का 2 हसीला का 3 8 2 16 1920 इन्होंने प्राप्त कर लिए। अगर यहाँ बात करें 25 और 24 तो 49 छात्र हो रहे हैं जिन्होंने टोटल 0 2 9 5 14 4 हसीला का 1 तो 3420 अंक प्राप्त कर लिए। अब 49 लोगों ने कुल 3420 प्राप्त किए, जबकि 50 लोगों ने कुल 3500 अंक प्राप्त किए। तो जो आखिरी छात्र है उसके अंक निकालना हो तो बड़ा आसान है, 50 में तो 49 गया तो एक छात्र बचेगा, और 3500 अंक में से 3420 गया तो 80 अंक बचेंगे, यानी कि जो आखिरी छात्र है उसने कितने परसेंट बनाए होंगे, 80% बनाए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 80%। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों? ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा, समझिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? 4 सेकंड, 7 सेकंड, 9 सेकंड या 14 सेकंड? बताइए क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चेक करना सारे दोस्त। और एक और चीज के ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, इसकी पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप पे, आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, SSC GD करके यहाँ लिखिएगा SSC GD, है ना, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और डेली की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी इस नंबर पे। ठीक है, तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि डेली की क्लास की लिंक और पीडीएफ आप लोगों को मिला करेगी। ठीक है, चलिए क्या आंसर इसका बन रहा है? तो देखो यहाँ पर आपसे टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में समय पूछा है। समय क्या होता है? तो हमने सीखा था कि समय बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, अब दूरी कितनी है? तो 120 मीटर लंबी ट्रेन 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। 120 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है और 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों को जोड़े 200 एक 300 350, टोटल 350 मीटर की दूरी है। और जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये मीटर में है, दूरी मीटर में है ना, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में। कैसे? 5/18 से। 5/18 आप यहाँ करेंगे, 18 से काटेंगे 18 5 90, 5 से काटेंगे 5 7 35 70, 5 से फिर काटेंगे तो 14 सेकंड। तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 14 सेकंड। ठीक है, तो बहुत आसान है, सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बड़ी ही ईजी वे में आप लोग ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना मेरे दोस्तों, करने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है? लिखा है एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। ठीक है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लाट का परिमाप कितना होगा? 260, 160, 520 या 500 मीटर? बताइए क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, देखो आयताकार प्लाट है, रेक्टेंगुलर है ना प्लाट है इस तरीके का। इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, ये 8 है ये 5 है, तो इसको 8x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 3x का है, और उसने बताया कि डिफरेंस कितना है? 60 मीटर का है। तो x बराबर कितना आ रहा है पता है? 20 आ रहा है। तो 20 से करें तो 2 8 16, यानी कि ये 160 मीटर है लंबाई, और 2 पंजे 10, यानी कि चौड़ाई कितनी है? 100 मीटर है। और आपसे अगर परिमाप पूछता है तो परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो रहा है? 100 और 160, 260। 260 का दुगना यानी कि
520। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 520 मीटर, यानी कि उस प्लाट का परिमाप कितना होगा, तो वो होगा 520 मीटर। क्लियर है मेरे दोस्तों? ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आप लोग करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9? लिखा है मेरे दोस्तों, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी बिछाने का खर्च क्या होगा? 20,000, 22,000, 21,000 या 24,000? बताइए क्या आंसर बन जाएगा। पहले तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिएगा और फिर उसमें इंटू करिएगा 15 वर्ग मीटर के हिसाब से, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। ठीक है, पहले तो बताइएगा कितने मीटर स्क्वायर वो रास्ता का क्षेत्रफल बन रहा है, फिर उस क्षेत्रफल में इंटू करिएगा 15 का। ठीक है, ठीक है। देखो, आयताकार पार्क है एक, ठीक है, इस प्रकार का। यूं समझ लीजिए ये लंबाई जो है वो 90 मीटर है, जबकि ये चौड़ाई 60 मीटर है। अब अंदर 5 मीटर चौड़ा इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे हैं हम लोग। तो यूं समझ लीजिए इसको सटा करके इस प्रकार से, है ना, इस तरह से 5 मीटर चौड़ा ये रास्ता है आपका। ठीक है, ये मैं रास्ते को थोड़ा ये कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये रास्ता है। ठीक है, इस रास्ते का एरिया निकालना है पहले तो आपको। इस रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो आप समझिएगा इसके थ्रू कि यहाँ पर टोटल लंबाई 90 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अगर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 5 यहाँ कम करेंगे, 5 यहाँ कम करेंगे, तो ये जो वाइट पट्टी में है ये लंबाई कितनी होगी पता है? 5 कम कर लिया तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये जो लंबाई है ये 80 मीटर होगी। बोलो हाँ के ना? ये टोटल 90 है, 5 इधर कम किया, 5 इधर कम किया, 10 कम किया, तो 90 में से 10 कम किया 80 हो गया। सेम टू सेम इधर ये लंबाई 60 है, 5 इधर कम किया, 5 इधर कम किया, 10 कम किया, तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो अंदर वाला एरिया कितना हो रहा है पता है? अंदर वाला एरिया हो रहा है 80 इंटू 50, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। 8×5 = 40 यानी कि 4000, है ना। और बाहर का 9×54 यानी कि 5400 हो रहा है बाहर का एरिया। तो बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस करें तो रास्ते का एरिया आ जाएगा। रास्ते का एरिया कितना होगा? 5400 में से 4000 गया तो 1400 मीटर स्क्वायर आपका एरिया बन रहा है रास्ते का। अब 1 मीटर स्क्वायर के वो ले रहा है 15 रुपए, तो 1400 मीटर स्क्वायर के कितने लेगा? 15 इंटू 1400 कर दो, 0 0 1560 की 0 से लगा 6, 15 कम 15 और 6 21, तो टोटल 21,000 का खर्च आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बन रहा है वो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक वगैरह करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राम का व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, है ना, व्यय का मतलब होता है खर्च, और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 18%, 27%, 28% और 32%। बताना क्या आंसर आपका बन जाएगा। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा। क्या आंसर आपका बन रहा है, चेक करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, कोशिश करना जरा। ठीक है, देखो इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है कि आपकी जो इनकम है वो हमेशा बचत होगी, बचत और खर्च के बराबर होगी, यानी कि आय बराबर होगी हमेशा खर्च प्लस बचत के। ठीक है, अब उसने बोल रखा है कि खर्चा और बचत 5:1 के अनुपात में, यानी कि खर्च अगर 5 रुपए करता है तो 1 रुपया बचाता भी है।
अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो 6 रुपए मेरी इनकम हो जाएगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? 5 अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, 1 बचत कर रहा हूँ, तो टोटल 6 रुपए इनकम हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि रेशो है तो 500 और 100 इसको लिख दूँ तो ये 600 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कर रहे हो ऐसा? ताकि परसेंट में हम लोग बढ़ा सके आराम से। जैसे उसने कहा कि वेतन 25% बढ़ गया, वेतन बढ़ गया मतलब कुल इनकम बढ़ गई। वेतन बढ़ने का मतलब होता है कुल इनकम उसकी बढ़ गई। 600 रुपए इनकम थी, 25% बढ़ गई, तो 600 का 25% कितना होता है? 150 रुपए। 150 रुपए बढ़ जाएगी तो इनकम हो जाएगी 750। अब जब इनकम बढ़ी है तो वो बचत भी बढ़ा रहा है। कितनी बढ़ा रहा है? 15% बढ़ा रहा है। तो 100 पे 15% बढ़ाएगा तो बचत कितनी बन जाएगी? 115 हो जाएगी। अब 750 कमा रहा है जिसमें 115 बचत कर रहा है। खर्चा कितना कर रहा है? तो इसमें से ये माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, इधर 4 में से 1 गया तो 3, इधर 7 में से 1 गया तो 635 वो अब खर्च कर रहा है। पहले खर्च कर रहा था 500 रुपए, अब खर्च कर रहा है 635, तो खर्च बढ़ा उसका 135 रुपए। किस पर बढ़ा? 500 रुपए पर। कितना परसेंट बढ़ा? तो 100 का गुणा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, फिर 3 बचा, 5 7 35, तो उसका खर्च बढ़ेगा 27%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा 27%, 27%। क्लियर है क्या? ऐसे आप लोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। उससे पहले एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, आप लोग अगर सारे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं एसएससी जीडी 2023-24 के लिए, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा मैथ्स प्लस रीजनिंग का, जिसमें कंप्लीट कोर्स है केवल 499 में। अभी ऑफर चल रहा है 1000 की जगह मात्र 499 में, और 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलेगी। कोर्स कहाँ मिलेगा? तो कोर्स हमारे ऐप लेयर 3 एजुकेशन में मिलेगा। ये ऐप आप डाउनलोड करिएगा। ठीक है, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। इसके स्टोर ऑप्शन में आपको कोर्स मिल जाएगा, वहाँ डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। चैप्टर आप पढ़ के देखिएगा, समझिएगा, अगर क्लियर हो जाए तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट तो आपके डेली चल ही रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, है ना। ये जानकारी आपको देना थी, आप बिल्कुल इस पे अमल कर सकते हैं अगर सारे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आप लोग करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11? एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? 5% की कमी होगी, 10% की कमी होगी, 20% की कमी होगी, या 50% की कमी होगी? ठीक है, सॉल्व करिएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, कोशिश करिए। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो, इसमें आप लोग लंबाई चौड़ाई मान भी सकते हो। जैसे अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यानी कि आप लोग अगर 10-10 माने, ठीक है, अगर 10-10 अगर आप माने तो क्षेत्रफल आपका 100 रहेगा पहले, परिवर्तन से पहले। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 50% लंबाई कम कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं 10 की जगह 50% कम कम कर दूं तो 5 ही रह जाएगी लंबाई, और चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दूं, 10 का 80% होता है 8, यानी कि चौड़ाई कर दूं 18, तो 18 पंजे कितना रह जाएगा क्षेत्रफल? 90। पहले क्षेत्रफल 100 था, अभी कितना रह गया? 90। कितना कम हुआ? 10%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
देखिएगा, समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 दिन में दुगना काम करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 1, 2, 3 या 4? बताइए क्या आंसर आपका बन रहा है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा। ठीक है, सॉल्व करना है। चेक करना, दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में, तो देखो इसमें मकादी वाली ट्रिक लग जाएगी, मजदूर कार्य दिवस वाली ट्रिक हमने पढ़ी थी आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर में, मकादी। तो दो व्यक्ति एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में, तो दिन की जगह 12, इससे दुगना काम, एक की जगह दुगना काम, कितने और व्यक्ति चाहिए? x। तो यहां से करेंगे 2 गुणा 9 और नीचे आ जाएगा 12, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 से करेंगे 3 तिया 9, तो 3। तो आप 3 मत लगा देना आंसर, क्योंकि यहाँ कितने और अधिक व्यक्तियों की, तो पहले ही 2 है अपने पास, 3 चाहिए, मतलब 1 जोड़ना पड़ेगा, तो एक और व्यक्ति की जरूरत होगी, तो इसका सही जवाब 1 होगा, ना कि 3। ठीक है, ध्यान से करिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग मूव करते हैं, देखिएगा, करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर यह अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है, तो इस वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? 100, 120, 150 या 104? बताइएगा क्या आंसर आपका बन रहा है। कोशिश करना है, आंसर लाना है सभी दोस्तों। सॉल्व करना। देखो ये बड़ा आसान सा है, अगर आप ध्यान से देखें तो वृद्धि से पहले रेशो 2, 3, 5 का था, और 20 छात्र जैसे बड़े, रेशो आपका 4, 5, 7 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रेशो में देखो, आप पहले रेशो 2 था, फिर 4 हो गया, तो रेशो में 2 की वृद्धि हुई। रेशो पहले 3 था, फिर 5 हुआ, तो रेशो में 2 की वृद्धि हुई। रेशो पहले 5 था, फिर 7 हुआ, तो 2 की वृद्धि हुई। यानी कि रेशो में 2 की वृद्धि हो रही है, और यूं देखें तो 20 छात्रों की वृद्धि हो रही है। तो एक रेशो बराबर कितना हो रहे हैं? 10 छात्र हो रहे थे। एक रेशो बराबर 10 है, तो 10 दूना 20 छात्र इसमें थे, 10 या 30 छात्र इसमें थे, 10 पंजे 50 छात्र इसमें थे, यानी कि वृद्धि से पहले कुल कितने छात्र थे? 20 + 30 + 50, यानी कि 100 छात्र थे। तो वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या 100 थी। क्लियर है क्या? ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पर आप लोग नजर डालिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ना ध्यान से। लिखा है दो संख्याओं का औसत 8 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या है? 7, 5.5, 5 और 6। बताना जरा क्या आंसर आपका बन रहा है। कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, चेक करना। देखो बड़ा आसान है, अगर आप देखें यहाँ पर तो दो संख्याओं का औसत अगर 8 है तो टोटल हो जाएगा 16, फिर अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है तो टोटल हो जाएगा 9, यानी कि 5 संख्याओं का टोटल हो रहा है 25, तो औसत कितना होगा? 5 होगा, बस और क्या। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। 50, 48, 25 या 24? चेक करना क्या आंसर आपका बन रहा है। सॉल्व करिएगा सारे दोस्त। तीस परिणामों का औसत 20 और 20 परिणामों का औसत 30, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। अभी किया ना दो संख्याओं का औसत 30, इस तरीके से वैसा का वैसा क्वेश्चन।
चेक करना है आपको। ठीक है, तो देखो बड़ा आसान है। देखो 30 परिणामों का औसत अगर 20 है तो टोटल हो जाएगा 3 दूना 6 और 600। फिर 20 परिणामों का औसत 30 है तो ये भी हो जाएगा टोटल 600। अब यहाँ पर अगर आप परिणाम देखें 30 और 20 50 परिणामों का टोटल आ रहा है 1200। तो औसत कितना होगा, 50 का भाग लगाएंगे, जीरो जीरो खत्म, 5 से करेंगे 5 10 5 चौक 20, तो औसत आ रहा है 24। तो सभी परिणामों का जो औसत है वो कितना है, 24 है। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, 225 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्रेन की स्पीड पूछी है। स्पीड इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, कोशिश करना आप लोग, क्या आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, चलो देखो सिंपल ही है ना। आपसे चाल पूछी है तो चाल बराबर जो होता है मेरे दोस्तों, वो होता है दूरी बटा समय। अब दूरी में ये जरूर ध्यान रखिएगा, 275 मीटर लंबी तो ट्रेन है और उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म भी है। 275 इंटू 275 कितना हो जाएगा आपका, 550 हो जाएगा क्या, 27 का 54 5 5 10, 550। और कितने सेकंड पार कर लेती है, 33 सेकंड में। अब ये हो गए मीटर प्रति सेकंड, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा कर देंगे। बस 5 से करेंगे 5 एकम 5 5 एकम 5 10, 11 से 10 बार, 11 से 3 बार, 3 से करेंगे 3 छंग 18, तो यहाँ पर 60 कितने है ना। तो क्या स्पीड रही होगी उसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। 17, क्वेश्चन नंबर 17 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन, वैसा का वैसा क्वेश्चन आप सोल्व करिएगा सारे दोस्त। 120 मीटर लंबी ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 155 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी, 15 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड और 14 सेकंड। तो समय बराबर, समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आपका बन रहा है, चेक करना सारे दोस्त। ठीक है, ठीक है। और ये वीडियो प्लेलिस्ट में और भी है, एसएससी जीडी के वीडियो। आप इधर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एसएससी जीडी के बहुत सारे वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें चैप्टर भी पढ़ा रखे हैं। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर आपसे समय पूछ रहा है दोस्तों। समय बराबर क्या होता है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी आपकी 120 मीटर लंबा ट्रेन है और 155 मीटर ये है। कितना हो रहा है टोटल, 5 5 2 7 और 1 1 2, 275 हो रहा है टोटल, है ना। 5 5 2 7 और 1 1 2। ठीक है, और चाल कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 को बदलेंगे 5/18 से, ऊपर 18 चला जाएगा। ठीक है, 5 से इसको करें तो 5 5 25 और 2 बचा 5 5 25, 11 से काटे 11 5 55, 11 छंग 66, 6 से करे 6 तिया 18 और 5 दिया 15 सेकंड। तो कितनी देर में पार करेगी, 15 सेकंड पार करेगी। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 15 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 पे नजर डालना आप लोग, करने की कोशिश करना, क्या लिखा हुआ है। एक राशि 12 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने आप की 2048 गुना हो जाएगी वर्षों में, 132, 144, 120 या 180, बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। कोशिश करिएगा सॉल्व करना, क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चेक करिएगा।
देखो 12 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में हो रही है 2 गुनी, ठीक है। तो कितने वर्षों में हो जाएगी 2048 गुनी। तो ये 2 की कितनी पावर है उतना निकालना है आपको। 2 की कितनी पावर होगी 2048, अगर हम देखें तो 2 से करें तो 1024 होगा, फिर 2 से करें तो 512 होगा, 2 से करें तो 256 होगा, है ना, और फिर 2 से करें तो 128 होगा, फिर 2 से करें तो 64 होगा, फिर 2 से करें तो 32 होगा, फिर 32 को अगर करें, है ना, 2 से करें तो 16 हो जाएगा, है ना, 2 को 32 से करें 16 आ जाएगा, फिर 2 को 16 से करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12 इंटू 11 कर लीजिए आप, कितना हो रहा है, 11 दूनी 22 का 2 लगा 11 12 13 132, कितने सालों में हो जाएगी, 132 सालों में 2048 गुना हो जाएगी। इसका इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ये कितनी पावर है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वैसे चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आप लोग नज़र डालना, करने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि वही रेलगाड़ी पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा मीटर में। 565, 561, 564 या 562 सॉल्व करना, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, तो देखो वो खुद को पार कर रही है 51 सेकंड में, और 121 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है 62 सेकंड में, यानी कि खुद को पार कर रही है 51 सेकंड में और खुद को प्लस पुल को पार कर रही है 62 सेकंड में। तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 11 सेकंड का। तो ये 11 सेकंड लग रहे हैं उसको 121 मीटर चलने में, तो 121 मीटर चलने में अगर 11 सेकंड लग रहे हैं तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 11 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ जाएगी। अब 11 मीटर प्रति सेकंड से 51, तो यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं 11 इंटू 51, क्योंकि खुद को पार करना 51, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर 5 और 1 और 6, तो 561 मीटर लंबी आपकी ट्रेन होगी। ये इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20। देखना, समझना, करने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप लोग होमवर्क में ये क्वेश्चन करिएगा, आंसर लाइएगा, है ना, और आप आंसर करके लिखिएगा कि क्या आंसर इसका बन रहा है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद सॉल्व करिएगा। बाकी सारे चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग, मात्र 499 में, वो भी 1 ईयर वैलिडिटी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग डाउनलोड करिएगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप, ठीक है। उस ऐप में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, और शानदार तैयारी करिए क्योंकि 75,000 वैकेंसी है, 75,000, ठीक है, 75,000 वैकेंसी, ये दिमाग में रख के तैयारी करिएगा। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आप एक सिस्टमेटिक वे में क्या पढ़ना है वो आप पढ़ें 2-3 महीने में बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं SSC GD की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।